तो फिर से एक बार आपका स्वागत है और जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम पिछले 2 दिनों से मराठों को लेकर के चल रहे हैं और अभी मराठे काफ़ी लंबा चलने वाले हैं, ठीक है? तो अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तभी यहाँ बने रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप कहीं और देख लीजिएगा। चलिए, इस बातों को छोड़ते हैं और शुरू करते हैं हम मराठा। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे ये हम जान लेते हैं सबसे पहले। सबसे पहले आज के वीडियो का जो मेन फ़ोकस है वो है पुरंदर की संधि पर। जी हाँ, आज हम शुरू करने वाले हैं पुरंदर की संधि से। यानी पुरंदर की संधि क्यों होती है, किसके-किसके बीच होती है, क्या-क्या उसमें शर्तें रखी जाती हैं, किसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, किसका ज़्यादा घाटा होता है, पुरंदर की संधि का आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, आज यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले चलिए मराठों को एक बार फिर से हम थोड़ा-सा रिवीज़न कर लेते हैं। तो क्या है मराठों को रिवीज़न करने में कि मराठा का अर्थ क्या होता है? तो मराठा का अर्थ होता है जो मृत्यु होने पर ही हटे, यानी मृत्यु से पहले जो अपने स्थान से ना हटे, उसे मराठा कहते हैं। ठीक? मराठों का उल्लेख कब आया? तो मराठों का उल्लेख 8वीं शताब्दी से आता है, उससे पहले मराठों का उल्लेख नहीं आता है। और 8वीं शताब्दी से ही राजपूतों का उल्लेख भी क्या होता है? आता है। जैसा कि आप जानते हैं, मनुस्मृति में लिखा है कि जो कुषाण हैं, जो हिंद यमन हैं, वही बाद में राजपूत बने, वही बाद में राजपूत हो गए। तो कहा जाता है, शिवाजी स्वयं कहते हैं कि हम जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, राजस्थान का उदयपुर के जो हम राजपूत हैं, हम वहाँ से आए हैं, उदयपुर से। यानी कि मराठा जो हैं, वो राजस्थान के उदयपुर से भाग करके या आ करके वहाँ पर बसे हैं। कहाँ पर? जो तट है भारत का, यानी पश्चिमी तट, उन तटों पर आकर के बसे थे। कहाँ से? तो राजस्थान वाले इलाके से मराठे आकर के वहाँ पर बसे थे। ठीक है? और पहली बार अगर मराठों ने सैनिक के रूप में कहीं सेवा दी थी, तो वो दक्षिण भारत के राज्य हैं। कौन से? तो बहमनी साम्राज्य। ठीक है? तो बहमनी साम्राज्य में पहली बार मराठों के सेवा देने की बात आती है। और अगर बात करें कि दूसरी बार मराठों ने कहाँ सेवा दी थी, तो वो था अहमदनगर। ठीक है? अहमदनगर में दूसरी बार मराठे सेवा देते हैं। पहली बार बहमनी में, दूसरी बार अहमदनगर में। तो अब बात आती है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना कौन करता है? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करते हैं हसन गंगू, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का। ठीक? बहमनी साम्राज्य बाद में जा करके कई भागों में टूट जाता है, जिसे बरार, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के नाम से जानते हैं। बरार और बीदर को गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर मिल करके लूट लेते हैं और उसके साम्राज्य को बराबर-बराबर भागों में आपस में बाँट लेते हैं। अब ये 3 बड़े साम्राज्य दक्षिण में बचे रहते हैं और शाहजहाँ एक बार आक्रमण करता है, तीनों को परास्त करता है और अहमदनगर को अपने साम्राज्य यानी कि मुगलिया सल्तनत में मिला लेता है। ठीक? अब बात आती है कि आखिर में जब वो तीनों को जीतता है, यानी अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, वो तीनों को जीतता है, तो वो सिर्फ अहमदनगर को ही मुगलिया सल्तनत में क्यों मिलाता है? तो वो एक दूरदर्शी व्यक्ति है, वो ये देख सकता है कि अगर मैं तीनों को जीत करके अपने राज्य में मिला लूँ, तो मैं दिल्ली से बैठ करके दक्षिण तक के राज्य को चला नहीं पाऊँगा, सँभाल नहीं पाऊँगा, ये विद्रोह होंगे और खंडित हो जाएँगे। तो अभी मैं सिर्फ बस एक को मिलाता हूँ और हम बीजापुर और गोलकुंडा को दक्षिण विजय के लिए छोड़ देता हूँ। वो मेरे लिए दक्षिण की क्या करेंगे? विजय करेंगे, और जब कभी समय आएगा तो मैं उन पर आक्रमण कर कर उन्हें क्या करूँगा? अपने मुगलिया सल्तनत में मिला लूँगा। ये उसका लंबा विज़न था।
ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, शाहजहां एक बेहतरीन निर्माता होने के साथ साथ एक बेहतर रणकुशल व्यक्ति भी है। आप जानते होंगे कि मात्र शाहजहां ही एक ऐसा मुगलिया बादशाह है जिसने उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण भी किया और उसे जीता भी। ये अलग विषय है कि जब उसकी सेना जीत कर आ रही थी तो उन पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया गया, लेकिन ये भारत का पहला और आखिरी शासक था जिसने उज़्बेकिस्तान पर आक्रमण करके वहां पर जीत हासिल की थी। और अगर बात करें स्थापत्य की, तो स्थापत्य में शाहजहां से बेहतर कोई भी व्यक्ति कहीं दिखता नहीं है और ना ही कहीं टिकता है। क्यों? क्योंकि विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने वाला जो व्यक्ति है वो शाहजहां है। बेइंतहा मोहब्बत अपनी पत्नी से करने वाला जो व्यक्ति है वो शाहजहां है। शाहजहानाबाद नामक शहर बसाने वाला व्यक्ति जो है वो शाहजहां है। और लाल किला बनाने वाला व्यक्ति जो है वो शाहजहां है। जामा मस्जिद बनाने वाला व्यक्ति जो है वो शाहजहां है। तो इन सब के साथ साथ शाहजहां एक बेहतरीन व्यक्ति है। लेकिन आप जानते हैं कि ये समय है 1657 का, और 1657 में जब औरंगजेब आक्रमण करता है अपने ही पिता पर, या यूं कहें कि अपने ही भाई पर, तो और आक्रमण करके अपने भाई को मार कर उसकी गर्दन काट करके दिल्ली की सड़कों पर घुमाया जाता है, और अपने ही भाई की गर्दन थाली में सजाकर औरंगजेब अपने ही पिता के सामने यानी शाहजहां, बंदी शाहजहां के सामने पेश करता है। और शाहजहां देख करके बहुत व्याकुल व्यथित होता है, और उसी बंदी गृह में 1666 के लगभग उसकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये शाहजहां था, और शाहजहां का विजन काफी लंबा था। लेकिन हम यहाँ शाहजहां की बात नहीं, औरंगजेब की बात कर रहे हैं। जब औरंगजेब राजा बनता है तो वो कुरान के हिसाब से राज्य को चलाना चाहता है। अब क्यों कुरान के हिसाब से चलाना चाहता है? क्योंकि उसने आक्रमण ही कुरान के आधार पर दिल्ली पर किया था, ये कह कर के कि मेरा भाई जो है यानी दारा शिकोह जो है वो कुरान को नहीं मान रहा है, वो कुरान और हिंदुत्व को बराबर आंक रहा है, वो दोनों के मेल मिलाप की बात कर रहा है, इसलिए ये बुरा है। और तो उसने ये दिखाया कि नहीं, मैं धर्म को लेकर चलने वाला हूँ, मैं कट्टर हूँ, और मेरे अधीन धर्म संरक्षित रहेगा। ये सारी बातें उसने मुस्लिम जनता को दिखाई, और यही सब दिखा करके वो बादशाह बनता है। वो शुरू में अपने भाइयों की सहायता लेता है, और फिर शराब पिलाकर अपने ही भाई को बंदी बना देता है और बाद में मार देता है। कमेंट बॉक्स में औरंगजेब के उस भाई का नाम आप हमें बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब अब राजा है, लेकिन राज्य उसका कुरान के आधार पर चल रहा है। औरंगजेब को एक और संज्ञा दी गई है, उसे औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। कहा जाता है कि वो अपने जीवन में प्रारंभिक अवस्था जब उसे प्रेम हुआ था शुरू शुरू में, तब तो उसने शराब वगैरह पी थी। आप ये भी बताइएगा कि उससे औरंगजेब को प्रेम किससे हुआ था। लेकिन बाद में जब औरंगजेब रहता है तो उसने शराब पीना छोड़ दिया। वो एक बेहतरीन बादशाह की तरह राज करता है। अगर देखा जाए तो एक बेहतरीन व्यक्ति की तरह तो औरंगजेब है, लेकिन एक बेहतरीन बादशाह औरंगजेब नहीं है। सबसे ज़्यादा जो हिंदू हैं वो औरंगजेब के दरबार में सेनाओं में कार्य कर रहे हैं। औरंगजेब ने नवरोज का त्यौहार बंद करा दिया। औरंगजेब ने बहुत सारी चीजें बंद करा दी। झरोखा दर्शन बना बंद करा दिया, तुला दान बंद करा दिया। औरंगजेब ने दरबार से चित्रकारों को निकाल दिया, गाने और नाच बंद करवा दिए, ड्रामे बंद करवा दिए। यानी किसी भी प्रकार जहाँ पर धन खर्च हो रहा था साम्राज्य का, वो सब क्या करा दिया, बंद करा दिया। जिस दवात में दवात में स्याही रख के लिखा जाता था, वो दवातें कभी चांदी की हुआ करती थी। औरंगजेब ने उस चांदी को हटा करके मिट्टी की दवातें दे दी। कहा जाता है कि दीवाने आम और दीवाने खास की रेलियों से सोना और चांदी की जो चादरें थी वो तक औरंगजेब ने क्या कर लिया था, उतरवा लिया था। तो औरंगजेब
अपने पूरे जीवन मात्र दूसरों को क्या करता है, परेशान करता है। उनके आंतरिक मामलों में, राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके औरंगजेब राजपूतों से शत्रुता बैर लेता है। सिखों के गुरुओं को मार करके, यानी गुरु गोविंद सिंह के पिता को मार करके वो औरंगजेब उनसे सिखों से शत्रुता लेता है। औरंगजेब दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा में अपना पूरा जीवन लगभग खपा देता है। औरंगजेब रोहिल्लों से, औरंगजेब जाटों से, औरंगजेब हिंदुओं से, सबसे एक प्रकार की बैर औरंगजेब की ठन जाती है। औरंगजेब इधर बंगाल में युद्ध ठान देता है, औरंगजेब दक्षिण में युद्ध ठान देता है, औरंगजेब मराठों को नाखुश कर देता है। यानी हर जगह से औरंगजेब ने कहीं न कहीं एक बेहतरीन राजनीति नहीं चली, जिसका खामियाजा औरंगजेब को तो नहीं, लेकिन आने वाली औरंगजेब की पीढ़ियों को भुगतनी पड़ी। 300 साल का बना बनाया साम्राज्य किस प्रकार से औरंगजेब के बाद ढह जाता है। अगर हम बात करें कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, तो औरंगजेब का जन्म जो है वो 1618 में हुआ था, और शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 में हुआ था। शिवाजी की तुलना अगर हम देखी जाए तो इतिहास में जिस व्यक्ति से की जाती है वो सूर्यवंश के संस्थापक जो हैं उनसे की जाती है। सूर्यवंश के संस्थापक कौन हैं? तो शेरशाह सूरी जो हैं, या हम कहें कि फरीद जो हैं, फरीद उनका प्रारंभिक नाम था। तो शेरशाह सूरी से की जाती है कि शेरशाह सूरी भी एक छोटे से परिवार, जमींदार परिवार से निकल करके धीरे धीरे सैनिक बन करके और एक राजा बनता है और एक साम्राज्य की स्थापना करता है। और एक थोड़े, चूंकि उसका शासनकाल बहुत कम समय का है, आप ध्यान दीजिएगा कि शेरशाह सूरी जितना शासनकाल अगर किसी राजा का है तो उस राजा को कभी हम नहीं पढ़ते, क्योंकि उतने से छोटे से कार्यकाल में कोई भी बेहतर कार्य कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप देखेंगे कि 1540 से लेकर के 1545 तक ही शेरशाह सूरी का क्या है, शासनकाल है। 1540 से 1545 तक मात्र उसका शासनकाल चलता है, लेकिन 5 सालों में ही शेरशाह सूरी ने बहुत सारे बेहतरीन कार्य किए। कहा जाता है कि बांग्लादेश से लेकर अफगानिस्तान तक उसने मार्ग बनवा दिया। कहा जाता है कि उसने सरायों का निर्माण करवाया, जगह जगह, जैसे लखी सराय हुआ, जैसे मुगल सराय हुआ। इन सरायों का नाम उसी शेरशाह सूरी द्वारा बनाए गए सराय थे। ये सराय क्या होते हैं, तो एक रास्ता, रोड बनवाए जाते थे, उस रोड के किनारे किनारे रहने के लिए घर बनवाए जाते थे। उस घरों में उनको रहने का फ्री आकाश था, जो कि क्या थे, जो यात्री थे उस जगहों पर 2 घोड़े रखे जाते थे समाचार देने के लिए। पेड़ लगवाए गए, सारे रोडों के किनारे किनारे पेड़ लगवाए जाते हैं, यानी कि कुएं खुदवाए जाते हैं, सराएं बनवाई जाती हैं, डाक व्यवस्था मजबूत कराई जाती है। यानी बहुत सारे कार्य, कहा जाता है कि ग्रैंड टैंक रोड, जिसे जीटी रोड बाद में कहा गया, इसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। चूंकि शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण नहीं करवाया है, क्योंकि मौर्य काल में भी इस रोड का उल्लेख, हाँ, लेकिन इसकी मरम्मत जरूर करवाई है। ये बांग्लादेश से लेकर के अफगानिस्तान तक जाने वाली सड़कें हैं। तो ये 5 सालों में मात्र इस शासक को याद किया जाता है, इतना उसके बारे में पढ़ा जाता है, इतना बार उसके बारे में जाना जाता है, क्योंकि सूर्यवंश में मात्र एक व्यक्ति ही है जिसे हम पढ़ते हैं, और वो है शेरशाह सूरी, जिसने किसको हराया, तो हुमायूं को हराया था। और 5 साल में कालिंजर के किला जीतते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, आप जानते हैं। तो शिवाजी की जो तुलना है उसी शेरशाह सूरी से की जाती है। कहीं ना कहीं शिवाजी भी एक जमींदार परिवार से उठ करके एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और शेरशाह सूरी भी एक जमींदार परिवार से उठ करके एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो शिवाजी शेरशाह सूरी से कहीं आगे निकल जाते हैं। कारण बस इतना है कि जो शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य है वो बहुत दिनों तक काफी लंबा चलता है, लेकिन शेरशाह सूरी द्वारा जो स्थापित राज्य है वो क्षणिक है और जल्दी नष्ट हो जाता है। एक बात आ जाती है कि शेरशाह सूरी जो है, इसके समय में जो राज्य स्थापित हैं वो बहुत कमजोर है, यानी हुमायूं इस समय बहुत कमजोर है। लेकिन जो शिवाजी हैं, इनके समय में अपने राज्य को स्थापित करने में बहुत संघर्ष करते हैं। कारण ये है कि उस समय भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ी
बड़ी सेना से उसे लड़ना है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश से उसे लड़ना है, विश्व की सबसे ज्यादा लड़ने वाले सैनिकों से उसे लड़ना है, विश्व के सबसे बड़े अमीर राजा से, बादशाह से उसे लड़ना है। तो बहुत सारी चीजें और शेरशाह सूरी और शिवाजी के समय में अलग अलग थी, लेकिन कहीं न कहीं दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों नीचे से उठकर ऊपर की तरफ आते हैं और अपने नाम को इतिहास में दर्ज करवाते हैं। तो आइए शिवाजी के बारे में हम थोड़ा सा शुरू करते हैं। तो शिवाजी के जो दादाजी हैं उनका नाम है मालोजी राजे, और मालोजी राजे चूंकि एक दरगाह में बार बार जाते हैं तो उसी दरगाह के नाम पर वो अपने बेटे का नाम शाहजी और शरीफ जी रख देते हैं। शाहजी का ही जो पुत्र होता है उसी का नाम क्या होता है, तो शिवाजी उसी का नाम होता है। शाहजी के पुत्र हैं कौन, शिवाजी पुत्र हैं। और शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में कहाँ हुआ है, तो पुणे में हुआ है। पुणे में कहाँ हुआ है, तो शिवनेरी दुर्ग में हुआ है। कब हुआ है, तो 1627 में हुआ है। और मृत्यु कब हुई है, तो 1680 में हुई है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि औरंगजेब का जन्म 1618 में होता है और शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 में होता है। यानी अगर देखा जाए तो उम्र के मामले में औरंगजेब क्या है, शिवाजी से बड़ा है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो औरंगजेब राजा बनता है 1657 में। कब राजा बनता है, 1657 में। लेकिन जो शिवाजी हैं वो राजा बहुत बाद में आकर के बनते हैं। ठीक है, ये 76 के समय लगभग क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। 1676 के समय में लगभग राजा बनते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो 1657 में औरंगजेब क्या बन गया, राजा, और शिवाजी बाद में राजा बनते हैं। अब देखिए 1680 में ही शिवाजी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो 1707 में होती है औरंगजेब की मृत्यु। यानी कि जितना औरंगजेब का क्या है कार्यकाल है, मात्र उतना शिवाजी का क्या है, जीवन ही है। तो इस प्रकार से औरंगजेब जो है उसके पास काफी समय है, काफी अनुभव है, काफी धन है, काफी बड़ा साम्राज्य है और अपने पुरखों पुश्तों से बहुत ज्यादा उसे चीजें मिली हैं। तो इस प्रकार से औरंगजेब कहीं ना कहीं शिवाजी से ज्यादा है। तो आइए अब शुरू करते हैं हम शिवाजी और औरंगजेब को। कल की कहानी में हम कहाँ तक पढ़े थे, कल की कहानी में हम पढ़े थे ये कि शिवाजी किस प्रकार बीजापुर के भेजे हुए व्यक्ति को, सेना नायक को क्या कर देते हैं, अपनी चालाकी से उसकी अतड़ियों को फाड़ करके निकाल देते हैं या उसको मार देते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। ये शिवाजी की बातें, ये कब की बातें हैं, तो जब वो मिलने आते हैं एक व्यक्ति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने बताया था कि आज जो मूल है वो हम कहां से शुरू करेंगे, तो मूल आज हम शुरू करेंगे शिवाजी का और जय सिंह के पुरंदर की संधि से, कि किस प्रकार शिवाजी जय सिंह की पुरंदर की संधि होती है, किन किन शर्तों पर संधि होती है। तो आइए इस बात को शुरू करते हैं। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाया। शाइस्ता खां ने दक्षिण का सूबेदार बनते ही शिवाजी से पूना, सूपा, चाकन ये तीनों जागीरें छीन ली। अब ध्यान दीजिए, औरंगजेब जो हैं वो कहीं न कहीं शिवाजी से परेशान है, या यूं कहें तो मराठों से परेशान है। औरंगजेब किससे परेशान है, शिवाजी से परेशान है, या यूं कहें तो मराठों से परेशान है। औरंगजेब इस परेशानी से निपटने के लिए जो अपने सबसे करीबी व्यक्ति हैं जिनका नाम शाइस्ता खां है, वो औरंगजेब के क्या है, मामा हैं। तो अपने मामा जी को क्या करते हैं, भेजते हैं दक्षिण में कि मामा जी आप जाइए और दक्षिण में क्या बन जाइए, सूबेदार बन जाइए। तो अपने मामा जी को दक्षिण में भेज करके उनको सूबेदार बना देते हैं। ठीक है, उनका नाम क्या है, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां एक योग्य व्यक्ति है, कुशल व्यक्ति है, रणनीतिकार है और बढ़िया राजनीतिज्ञ है। ठीक, ये सारी गुण शाइस्ता खां में है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कि औरंगजेब के वो क्या है, बहुत करीब है। ठीक, तो शाइस्ता खां दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाता है। अब जो भी दक्षिण में आएगा तो स्वाभाविक बात है वो शिवाजी से क्या होगा, टकराएगा। ठीक, तो शाइस्ता खां आते ही पूना, सूपा और चाकन ये जागीरें शिवाजी से जीत लेता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान रखिएगा हमने आपको बताया था कि दक्षिण में युद्ध की प्रणाली ही अब अलग हो गई है जब से शिवाजी दक्षिण में आए हैं। या यूं कहा जाए कि एक तरह से अगर देखा जाए तो मलिक अंबर ने कहीं जिस प्रथा को शुरू किया, या यूं कहें कि महाराणा प्रताप ने जिस प्रथा को शुरू किया कि आओ मारो काटो भाग जाओ। ठीक है, ये इसे छापामार युद्ध के नाम की संज्ञा दी जाती थी। तो वही युद्ध की नीति और शिवाजी भी अपनाते हैं। तो शाइस्ता खां क्या करते हैं,
शिवाजी से 3 जागीरें छीन लेते हैं, पूना की जागीर, सूपा की जागीर और चाकन की जागीर। ये तीनों जागीरें क्या कर लेते हैं, छीन लेते हैं। अब जब ये तीनों जागीरें छीन ली गई तो कहीं ना कहीं शिवाजी घबरा से गए कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हमसे जागीरें छीन लिया, अगर इस प्रकार से चलाते तो अच्छा नहीं होगा। तो अब शिवाजी क्या करेंगे, शिवाजी चोरी से छुपके से उसके महल में प्रवेश करते हैं। शाइस्ता खां के क्या करते हैं, महल में प्रवेश करते हैं और धीरे से एक दिन जाकर के उसकी गर्दन चुकी काटने का प्रयास रहता है इनका, लेकिन वो उठ जाता है और उसकी अंगुलियां क्या होती हैं, कट जाती हैं। शाइस्ता खां की अंगुलियां कट जाती हैं। आइए अगला लाइन देखते हैं। 1663 में शिवाजी ने चोरी से पूना के किले में प्रवेश किया। ये घटना कब की है, 1663 की ये घटना है, ठीक है। तो 1663 में शिवाजी ने चोरी से पूना के किले में प्रवेश किया और शाइस्ता खां की उंगलियां काट ली, ठीक। अब शाइस्ता खां सोया हुआ है, अपने महल में क्या करा है, सोया हुआ है, निर्भीक रूप से सोया हुआ है और कोई अचानक रात में आ गया और उसको मारने का प्रयास किया और गलती से उसकी अंगुलियां कटी। तो इस पर कोई भी व्यक्ति क्या हो जाएगा, डर जाएगा कि भाई ये युद्ध अगर होता तो अलग बात होती, युद्ध होता तो हम रणनीति बनाते, किस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से क्या करना है, सैनिकों को कहां खड़ा करना है, किस प्रकार से युद्ध करवाना है। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर तो चोरी से कोई महल में आ जा रहा है और गर्दनें काट दे रहा है। इस बात से शाइस्ता खां क्या हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, ठीक है। जब शाइस्ता खां को औरंगजेब भेजते हैं, शाइस्ता खां दक्षिण में आते हैं, दक्षिण के सूबेदार बनते हैं और शाइस्ता खां तुरंत शिवाजी पर आक्रमण करके शिवाजी की 3 जागीरें जीत लेते हैं। कौन कौन सी, तो पूना, सूपा और चाकन, ये तीनों जागीरें जीत लेते हैं, ठीक। लेकिन अब शिवाजी को इसका क्या लेना है, बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है। तो शिवाजी 1663 में उनके शाइस्ता खां के महल में घुसते हैं और उनको मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शाइस्ता खां बच जाते हैं, लेकिन उनकी 3 उंगलियां कट जाती हैं और अगले ही दिन शाइस्ता खां क्या करते हैं, भाग करके कहां आ जाते हैं, आगरा आ जाते हैं। और इस बात से औरंगजेब क्या हो जाता है, बहुत गुस्सा हो जाता है। अब देखिए पूरे भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहां तक कि बांग्लादेश का एक बादशाह है और उसका कोई सबसे करीबी व्यक्ति जो है वो मात्र एक छोटे से राज्य के या साम्राज्य के व्यक्ति से डर करके क्या आ जाए, भाग कर आ जाए, तो ये उसके लिए बहुत बुरी बात है। तो इस बात से औरंगजेब बहुत गुस्सा होता है और औरंगजेब अपने मामा यानी शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना देता है। हमने आपको बताया कि उस समय बंगाल मतलब आप पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश मत समझिएगा, उस समय के बंगाल को इस प्रकार से समझिएगा, ये भारत है, ठीक है। तो उस समय के बंगाल में बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये और आसाम का कुछ भाग, ये पूरे भागों को मिलाकर क्या कहा जाता था, बंगाल कहा जाता था, ठीक है। तो औरंगजेब जब भाग कर आ जाते हैं शाइस्ता खां फिर से, तो औरंगजेब इनको क्या करता है, बंगाल का सूबेदार बना देता है। तो वो आ जाते हैं फिर कहां, बंगाल में आ जाते हैं। ये वाला भाग पूरा बंगाल है, ध्यान रखिएगा। बंगाल उस समय सबसे बड़ा प्रदेश था, या यूं कहें तो बंगाल जो है उसकी जनसंख्या ब्रिटेन से भी ज्यादा है। उस समय सबसे अमीर लोग रहते हैं बंगाल में, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है बंगाल, ठीक है। तो बंगाल में आ जाते हैं शाइस्ता खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने जय सिंह और दिलेर खां दोनों को दक्षिण का सूबेदार बना दिया, ठीक है। शाइस्ता खां जब भाग करके आ गए तो उसके बाद औरंगजेब ने जय सिंह और शाइस्ता खां दोनों को क्या किया, दक्षिण का सूबेदार बना दिया। अब आप सोचेंगे कि 2 लोगों को यहां सूबेदार क्यों बना दिया गया। तो औरंगजेब चूंकि सिर्फ जय सिंह को ही बनाता, लेकिन कहीं ना कहीं औरंगजेब के मन में हमेशा ये संदेह रहता है कि जय सिंह जो है वो क्या है, राजपूत है, क्योंकि जय सिंह औरंगजेब के मित्र भी हैं, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के मन में क्या है कि जय सिंह क्या है, राजपूत है, ठीक। और राजपूत होके अगर कहीं ये हिंदू है और ये हिंदू से मिल गए, साठगांठ कर लिए, किससे, मराठों से मिल करके, और मेरे ही खिलाफ कोई अभियान छेड़ दिए, तो इससे वो क्या करता था, हमेशा डरता था। इसलिए उसने 2 लोगों को दक्षिण का सूबेदार बनाया, एक तो जय सिंह को और दूसरा किसको, दिलेर खां। कौन है ये, दिलेर खां। पहला किसको, जय सिंह, और दूसरा दिलेर खां। इन दोनों लोगों को क्या कर देता है, सूबेदार बना देता है दक्षिण का। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि जय सिंह जो है वो हिंदू है, पहली बात। दूसरी बात, जय सिंह कहीं ना कहीं एक बेहतरीन रणकुशल व्यक्ति हैं, एक योद्धा हैं और एक निडर व्यक्ति हैं, ठीक है। और बात करने में, राजनीति में ये शिवाजी से कहीं ज्यादा माहिर हैं,
ठीक, चूंकि हमने आपको बताया कि दक्षिण में शिवाजी ने किसी भी राजा से आमने सामने का कोई युद्ध कभी नहीं लड़ा, ठीक, जिसकी वजह से शिवाजी को की सेना को और शिवाजी को काफी कम घाटों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जब जय सिंह दक्षिण के सूबेदार बनते हैं और जय सिंह को ये काम सौंपा जाता है कि ठीक है आप जाइए और शिवाजी को बंदी बनाइए, शिवाजी को हराइए, शिवाजी द्वारा जीते हुए राज्यों को मुगलिया सल्तनत में मिलाइए, तब जय सिंह आकर के शिवाजी को ढूंढने का प्रयास एकदम नहीं करते हैं। अभी तक जो दक्षिण में आया वो शिवाजी को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, वो सोच रहा था शिवाजी को ढूंढिए, उनको पकड़िए, उनको मारिए, और इसे ढूंढने के चक्कर में शिवाजी उनको क्या कर देते थे, नाको चने चबवा देते थे, उन पर आक्रमण करके उनकी सेनाओं को घात लगाकर उन्हें मार देते थे, बहुत सारे उनके धन को लूट लेते थे और कहीं ना कहीं उसे भागना पड़ जाता था। चाहे ये बात बीजापुर के शासकों की रही हो या फिर मुगलिया सल्तनत की रही हो। लेकिन यहाँ पर जो जय सिंह है उन्होंने एक बार भी शिवाजी को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने बस इतना समझा, इतना जाना कि शिवाजी का जो धन है वो कहाँ रखा है, किस किले में रखा है, और दूसरी बात शिवाजी का परिवार किस किले में है। ठीक, अब उन्हें जब पता चला कि शिवाजी का धन और शिवाजी का परिवार फला किले में है, तो उन्होंने बस उसी किले को चारों तरफ से क्या कर लिया, घेर लिया, बस और कुछ नहीं। उसी किले को चारों तरफ से घेर करके वहीं उनकी सेनाएं बैठ गईं। धीरे 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 जब किले के अंदर का सारा रसद यानी खाने का सामान जो था वो समाप्त होने लगा, तो उधर से ही क्या आया कि भाई साहब हम क्या करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, आप समझौते के लिए क्या तैयार हैं। तो उसी समय एक छोटी सी बस लड़ाई होती है, बस एक मात्र छोटी सी लड़ाई है यही, और यहीं पर क्या हो जाती है, पुरंदर की संधि है। आइए आगे देख लेते हैं। जय सिंह ने शिवाजी से दो किले लिए, एक सिंहगढ़ एक पुरंदर। ठीक है, यही पुरंदर, इसी पुरंदर की संधि को ही, ये किले का है, जो पुरंदर की संधि आप पढ़ते हैं, ये पुरंदर जो है वो किले का नाम है। तो एक सिंहगढ़ का किला जीत लिया किसने, जय सिंह ने, और दूसरा पुरंदर का किला जीत लिया। पुरंदर की किले की रक्षा मुरारबाजी कर रहे थे, लेकिन वो क्या हुए, हार गए। इस घटना के बाद यानी कि पुरंदर का किला जब शिवाजी हारते हैं, इस घटना के बाद 11 जून 1665 को, कब, 11 जून 1665 को शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। ठीक, आप बात समझे, यानी कि जय सिंह को कार्य दिया गया कि ठीक है आप जाइए, दक्षिण के सूबेदार आप बनिए और किसी तरह से शिवाजी के बढ़ते हुए प्रयासों को रोकिए। जय सिंह आते हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, मात्र शिवाजी के एक किले को घेर करके बैठ जाते हैं, और वहीं पर धीरे धीरे जब अंदर का सामान खत्म होता है तो एक छोटा सा युद्ध होता है और उसके बाद एक संधि हो जाती है। इसी संधि को, किला का नाम पुरंदर है, इसीलिए पुरंदर की क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, और ये संधि कब होती है, तो 11 जून 1665 को होती है। ठीक है, अब किसके किसके बीच होती है, तो शिवाजी के बीच होती है और जय सिंह के बीच होती है। ठीक है, और इस जो संधि है यानी पुरंदर की जो संधि है, इस संधि में कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि फला फला चीजें इस संधि के अनुसार मानी जाएंगी। अब वो क्या शर्तें हैं, शर्त नंबर 1, पहली शर्त जो है, 35 में से 23 किले शिवाजी को मुगलों को देना पड़ेगा। शिवाजी के पास कुल कितने किले हैं, 35 किले हैं, यानी बीजापुर से मुगलों से मिला करके शिवाजी ने अपने जीवन में अभी तक यानी 1665 तक कितने किले जीते हैं, तो 35 किले जीते हैं। कितने किले जीते हैं, 35 किले जीते हैं। तो कुल अपने 35 किलो में से जो 23 किले हैं वो किसको दे देंगे, तो मुगलों को दे देंगे। ये संधि का पहला नियम है, यानी पुरंदर की संधि जो 1665 में होती है, 11 जून 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच, उसका पहला शर्त ये है कि 35 में से 23 किले शिवाजी मुगलों को क्या कर देंगे, दे देंगे। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है 13 किस्तों में 40 लाख हुण शिवाजी को मुगलों को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हुण क्या है, हुण जो है वो मुद्रा है, हुण क्या है, हुण मुद्रा है। तो 13 किस्तों में, एक बार में ये 40 लाख हुण नहीं देने हैं, एक बार में सारा पैसा नहीं देना है, ये कितनी बार में देना है, तो ये देना है 13 बार में, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे 13 बार करके आप चाहे जितना जितना दीजिए, लेकिन 13 बार में आपको ये पूरी रकम मुगलों को क्या करनी है, चुकानी है। किस लिए चुकानी है, किस बात की चुकानी है, तो आज तक आपने मुगलों से जो लूटा है धन, उसकी का खामियाजा, आपने आज तक जो उनकी तबाही की है उसका खामियाजा, आपने जो उनके सैनिकों को मारा है उसका खामियाजा, उनकी बंदूकें, उनकी
उनकी तोपें, उनकी रसद जो लूटे हैं उसका खामियाजा। आज तक का ये पूरा खामियाजा क्या है? 40 लाख हुण आपको क्या करने हैं? देने हैं। तो शिवाजी को 40 लाख हुण देने हैं। किसको? मुगलों को देने हैं। कितनी बार में देने हैं? तो 13 बार में देने हैं। ठीक है, ये दूसरी शर्त। तीसरी शर्त क्या है? कि मुगल शिवाजी को 5000 का मनसब देंगे। आपको याद है शाहजहां के शासनकाल में भी शिवाजी को 5000 का मनसब बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? हमने बताया था पिछली क्लास में कि क्यों बनाया गया था। क्योंकि शिवाजी के जो पिताजी थे वो शाहजी, वो बीजापुर के शासक ठीक के कब्जे में थे और उनको शिवाजी को छुड़ाना था। उसकी वजह से शिवाजी शाहजहां के पास अपनी बात को पहुंचाते हैं कि आपके दक्षिण के अभियानों में मैं आपकी सहायता करूंगा। आपकी सहायता मैं करूंगा, इसका मतलब कि मराठे मुगलों की सहायता करेंगे। और इस बात को जान करके शाहजहां क्या करता है? तो शिवाजी को 5000 का मनसब बना देता है। इसकी वजह से इनके पिता जो शाह जी हैं वो बीजापुर से तो छूट जाते हैं, लेकिन जब शिवाजी को ये पता चलता है कि मेरे पिता अब छूट गए, तो वो मुगलों से की हुई संधि को तोड़ देते हैं, अपनी बातों से मुकर जाते हैं और 5000 का जो मनसबदारी है वो लौटा देते हैं। लेकिन अब देखिए फिर से वही बातें आ गई कि मुगलों ने शिवाजी को क्या दे दिया? 5000 का मनसब दे दिया। ठीक है, तो पहली शर्त क्या है कि 35 में से 23 किले शिवाजी मुगलों को दे देंगे। 13 किस्तों में 40 लाख हुण शिवाजी मुगलों को देंगे। मुगल शिवाजी को 5000 का मनसब देंगे। मनसब एक पद है, यानी कि 5000 घुड़सवार सेना इनको रखनी है और उसके लिए इनको तनख्वाह आय दी जाएगी मुगलों द्वारा। ये मनसबदारी प्रथा है। ठीक है, दक्षिण विजय में शिवाजी मुगलों की मदद करेंगे। अगर दक्षिण भारत में मुगल कोई भी आक्रमण करते हैं, कहीं कोई लड़ाई होती है, तो उसमें मराठे यानी जो शिवाजी हैं वो क्या करेंगे? मुगलों की मदद करेंगे। ये सारी बातें इसमें डिसाइड होती हैं। और क्या हुआ? मुगल मनसब के लिए कार्य करने और मुगल दरबार में जाने की बाध्यता नहीं है। शिवाजी के लिए जो सबसे बात जरूरी थी, शिवाजी को ये कतई नहीं पसंद था कि हम किसी के दरबार में जाके उसके लिए सलामी ठोके। क्योंकि दरबार में जाने पर दो प्रथाएं थी बहुत पहले से जो बलबन ने चलाई थी। आपको याद होगा, सजदा और पाबोस। सजदा यानी झुक करके सलाम करना और पाबोस यानी लेट करके पैरों को चूमना, उसे पाबोस कहा जाता था। तो उन्हें ये नामंजूर था कि हम दरबार में जाकर के सजदा और पाबोस करें किसी का। तो इसलिए उनके संधि में था कि ठीक है, आपको दरबार में जाने की कोई बाध्यता नहीं है। ये उसी प्रकार की संधि है जैसी संधि कैसे की गई? राणा प्रताप के जो पुत्र हैं वो करते हैं, जब किससे? जहांगीर से, कि मैं आपके दरबार में नहीं आऊंगा, मेरा पुत्र जाएगा। तो कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दरबार में आने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की आगरा यात्रा। ठीक है, अब ये सारी जो बातें हैं, यानी कि ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं पॉइंट से, ये सब पुरंदर की संधि को बताती हैं। यानी पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि क्यों होती है? फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिवाजी ने एक तरह से हार मान ली है। किससे? तो जय सिंह से। जय सिंह कौन है? तो ये दक्षिण के सूबेदार हैं। किसके? तो मुगलों के। किसने भेजा है इनको? औरंगजेब ने भेजा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी की आगरा यात्रा। अब यहां से जय सिंह इनको बहुत भरोसा दिलाते हैं औरंगजेब को कि देखिए, सिर्फ ये आपकी यानी मराठों की और मुगलों की मित्रता है। अब इससे आप जितना बढ़ाना चाहें उतना बढ़ा लें। अब मुगलों के पास संसाधन है, उसका आप लाभ लीजिए और एक बड़ी सेना लेकर दक्षिण में आक्रमण करिए। आपको एक बड़ा दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाएगा, आपको बहुत बड़े बड़े पद दे दिए जाएंगे। आप एक बार जाकर औरंगजेब से मिलिए तो सही, अपनी बातों को रखिए तो सही। ठीक, तो कहीं ना कहीं शिवाजी को भी लगता है कि हाँ, अब अगर मैं औरंगजेब से मिलता हूं तो मेरी बातें कहीं ना कहीं सुनी जाएंगी। तो शिवाजी आते हैं, मराठों का दरबार लगाया जाता है और मराठों के दरबार में ये डिसाइड किया जाता है कि आखिर में क्या होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मराठों के दरबार में क्या हो रहा है। ठीक है, जय सिंह ने शिवाजी को यह भरोसा दिलाया कि हो सकता है आपसे मिलने के बाद औरंगजेब आपको दक्षिण का क्या बना दे? सूबेदार बना दे और आपके नेतृत्व में एक बड़ी सेना बीजापुर के लिए भेज दे। यानी बीजापुर को समाप्त करने के लिए, बीजापुर को नेस्तनाबूद करने के लिए शिवाजी आपके साथ क्या भेज दे? औरंगजेब अपनी सेना भेज दे, आपको सूबेदार बना दे दक्षिण का, आपके साथ बीजापुर को नष्ट करने के लिए सेना भेज दे। तो आप जाइए एक बार और औरंगजेब से क्या करिए? मिलिए। ठीक, शिवाजी ने अपने दरबार में बात की। अब शिवाजी वहां
जय सिंह से तो जो बात होनी थी हो गई। अब शिवाजी अपने दरबार में आते हैं, मराठा सरदारों से बात करते हैं, ठीक है। और क्या बात निकल के आती है तो देखते हैं। शिवाजी ने अपने दरबार में बात की, जिससे यह बात निकल करके आई कि मराठों को आगरा जाकर औरंगजेब से दक्षिण में चौथ वसूलने का अधिकार मिल सके। ठीक, दो कर जो मराठे लेते थे, एक है चौथ और एक है सरदेशमुखी, यानी कि एक मैं तुम पर आक्रमण नहीं करूंगा, ये एक कर है, और दूसरा जो उनके साम्राज्य में स्थान है, जो उनका साम्राज्य है, उसमें से जो चीजें पैदा होंगी, उसमें से जो लगान वसूला जाता है, वो एक कर है। तो दो प्रकार का क्या है, कर है। चलिए, तो ये दरबार में डिसाइड होता है कि ठीक है, दक्षिण में जाइए आप, औरंगजेब के पास जाइए और औरंगजेब से बातें करके ये डिसाइड करिए कि हमें दक्षिण में चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया जाए। तो इस बात पे सहमति बनती है और जो शिवाजी हैं वो अपने माता जी जीजाबाई को क्या करते हैं, राज्य उनके सुपुर्द करते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप राज्य का नियंत्रण, राज्य की देखरेख करिएगा और मैं क्या करता हूं, मैं जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी अपनी मां जीजाबाई को अपने राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च, ध्यान रखिएगा, शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए मराठा या मराठावाड़ से कब जाते हैं आगरा के लिए, तो 5 मार्च का समय है। कब, 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने चले गए। 5 मार्च 1666 को शिवाजी औरंगजेब से मिलने चले जाते। शिवाजी अपना जय सिंह ने अपने बेटे कुमार राम सिंह को शिवाजी के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। ठीक है, जय सिंह अपने बेटे को बुलाते हैं राम सिंह को और राम सिंह से कहते हैं कि राम सिंह, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो शिवाजी हैं, ये देखिए, ये दक्षिण भारत के चाल चलन को समझते हैं, या दक्षिण भारत में रहे हैं, यहाँ की राजनीति को जानते हैं, यहाँ के बोलचाल को जानते हैं, इन्हें उत्तर भारत का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो आज जैसे आवागमन का साधन है, ठीक है, वैसे आवागमन का साधन नहीं हुआ करता था, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्यों, क्योंकि उस समय लुटेरे, चोर, डकैत बहुत सारे हुआ करते थे, तो उस समय ऐसे आवागमन का साधन नहीं हुआ करता था। वैसे नहीं कोई भी उठ के कहीं भी चला जाएगा, कोई भी उठ के कहीं भी किसी प्रदेश में चला, ऐसा नहीं हुआ करता था। तो यात्राएं बहुत दुर्लभ थी, यात्राएं बहुत दुर्गम थी, तो इसीलिए यात्राएं कम हुआ करती थी। और उससे पहले शिवाजी कभी उत्तर भारत गए भी नहीं थे। ठीक है, तो यहां पर पहली बार शिवाजी उत्तर भारत जाते भी हैं। ठीक, अब शिवाजी कहां जा रहे हैं, उत्तर भारत जा रहे हैं, किससे मिलने, औरंगजेब से मिलने। कब जा रहे हैं, तो 1666 को, 5 मार्च 1666 को औरंगजेब से मिलने उत्तर भारत जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, तो राम सिंह के साथ जा रहे हैं। किसके साथ जा रहे हैं, राम सिंह के साथ जा रहे हैं। और राम सिंह कौन है, तो ये जय सिंह के पुत्र हैं राम सिंह। शिवाजी के सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, किसको दे दी गई, शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी राम सिंह को देगी, और किसने दी, जय सिंह ने दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यात्रा में आने वाले खर्च के लिए औरंगजेब ने शिवाजी को 1 लाख पेशगी भिजवाई। अब देखिए औरंगजेब कितना उत्सुक है शिवाजी को बुलाने के लिए, कि वो शिवाजी को यात्रा में खर्च के लिए 1 लाख रुपए क्या करता है, भिजवा देता है। ठीक है, 1 लाख रुपए लीजिए, और यात्रा का जो आपका खर्च, आप सोचिए उस समय का 1 लाख रुपए, आज का कितना रुपए होगा। तो उस समय 1 लाख रुपए भेजता है किसको, शिवाजी को, कि ये लीजिए, ये जैसे रास्ते में आप आइएगा तो इसमें खर्च कीजिएगा, रास्ते में आपको जो जरूरतें होंगी उसको पूरा करिएगा। और रास्ते में पत्र व्यवहार भी होता है शिवाजी से, और औरंगजेब से पत्र व्यवहार भी होता है। ये औरंगजेब को पत्र भेजते हैं, औरंगजेब शिवाजी को पत्र भेजते हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे से पत्र वार्ता भी करते हैं। ठीक है, तो 1 लाख रुपए खर्च भिजवाता है कौन, औरंगजेब, की रास्ते में आपको जो खर्च होगा शिवाजी, ये इस पैसे से आप अपना खर्च करिएगा। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में शिवाजी को औरंगजेब का एक पत्र मिला। इस पत्र में लिखा था, अपने मन में कोई चिंता ना रखें। औरंगजेब पत्र लिखता है किसको, शिवाजी को पत्र लिखता है। ठीक है, और उस पत्र में क्या लिखता है, तो ध्यान से देखिए, अपने मन में कोई चिंता ना रखें, मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं आपको एक खिल्लत भिजवा रहा हूं। खिल्लत का क्या अर्थ है, कि एक शाही वस्त्र, जिस वस्त्र को पहन के दरबार में जाया जाता है। कुछ भी पहन के दरबार में कोई नहीं जा सकता था। ठीक है, दरबार उस समय बहुत अलग हिसाब से लगाई जाती थी। कैसे लगाई जाती थी, थोड़ा सा समझिए, कि बहुत लंबा दरबार है, ठीक है, और बादशाह ही मात्र वहां पर बैठा है। ठीक, बादशाह सिर्फ बैठता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुगलिया सल्तनत में जो राजा हुआ करते थे उन्हें बादशाह कहते हैं। बादशाह क्यों कहते हैं, क्योंकि बादशाह ऐसा व्यक्ति होता है जो अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ठीक है,
यानी उससे और अल्लाह से बात करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? बादशाह कहते हैं। तो वो अल्लाह से डायरेक्ट संपर्क में है, इसलिए उसे बादशाह। तो मुगलिया सल्तनत में बादशाह है, और ये बादशाह की उपाधि कौन लेता है? बादशाह की उपाधि सबसे पहले बाबर लेता है, ठीक है। उससे पहले उसके जो पूर्वज थे वो मिर्जा लगाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या होता है? बादशाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो पत्र लिखता है, क्या लिखता है कि अपने मन में किसी प्रकार की, क्या लिखता है ध्यान दीजिए, अपने मन में कोई चिंता ना रखें, मुझसे मिलने के बाद आपको शाही सम्मान दिया जाएगा और अपने घर लौटने दिया जाएगा। आपकी खिदमत में मैं आपको एक खिल्लत भिजवा रहा हूं 19 मई को, ठीक है। बादशाह कहता है, बादशाह औरंगजेब, कि मैं आपको एक शाही वस्त्र भिजवा रहा हूं और आप एकदम घबराइएगा नहीं, चिंता मत करिएगा शिवाजी, आप आइए, आप आएंगे और आपको ससम्मान आपको भेजा जाएगा, आपको बहुत सारा धन दिया जाएगा, बहुत सारा पैसा दिया जाएगा, आपको बहुत सम्मानित किया जाएगा और शाही सम्मान दिया जाएगा, और मैं आपके लिए एक शाही वस्त्र भी भिजवा रहा हूँ, ठीक है। अगली बात क्या है कि 9 मई को शिवाजी आगरा पहुंच गए। मई का महीना था जब शिवाजी क्या होते हैं? आगरा में इंटर कर जाते हैं। और जिस दिन आगरा के दरबार में शिवाजी जाते हैं, यानी कि जिस दिन बादशाह औरंगजेब का दरबार लगा हुआ है और उस दिन शिवाजी उसमें प्रवेश करते हैं, उस दिन औरंगजेब का क्या है? जन्मदिन है, ठीक है। उस दिन क्या है? औरंगजेब का जन्मदिन है। तो उस दिन भारत के लगभग सारे जितने सूबेदार हैं वो सब क्या हैं? आए हुए हैं औरंगजेब से मिलने के लिए और औरंगजेब को कुछ तोहफे देने के लिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के तोहफे लेकर के औरंगजेब के जन्मदिन पर मिलने के लिए आगरा में औरंगजेब से आए हैं। तो उसी दिन शिवाजी भी क्या होते हैं? पहुंचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने आगरा पहुंचकर औरंगजेब को 2000 सोने की मुहरें, नजर और 6000 रुपए निसार के तौर पर पेश किया। यानी कि जब भी आप किसी के यहाँ जाते हैं तो कुछ पेशगी लेके जाते हैं, उसे देते हैं। तो शिवाजी भी औरंगजेब के लिए लेकर गए थे, क्या लेकर गए थे? तो 2000 सोने की मुहरें और 6000 निसार के तौर पर पेश किया, ठीक है। तो 2000 और 6000 मुहरें ये सोने की लेके जाते हैं, औरंगजेब के सामने क्या करते हैं? पेश करते हैं, उसे उपहार स्वरूप देते हैं, ठीक है। पेश किया। शिवाजी ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उसे 3 बार सलाम किया, ठीक है। शिवाजी जाते हैं औरंगजेब के पास और उसे सिंहासन के सामने खड़े होते हैं और 3 बार औरंगजेब को क्या करते हैं? सलाम करते हैं। झुककर सलाम करने की एक प्रथा थी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 3 बार झुककर शिवाजी औरंगजेब को क्या करते हैं? सलाम करते हैं। जब वो सलाम करते हैं तब औरंगजेब अपने एक शागिर्द को बुलाता है, उसके कान में कुछ कहता है और वो शिवाजी को उनके यथास्थान, जहां उनका स्थान है, वहां ले जाकर क्या कर देता है? खड़ा कर देता है। अब इतना दूर शिवाजी को खड़ा कर दिया गया औरंगजेब से कि वहां से औरंगजेब उसको, शिवाजी को दिख भी नहीं रहा है। और शिवाजी को यह बात बहुत बुरी लग रही है। क्यों? क्योंकि कई लाइनें पीछे शिवाजी को खड़ा किया गया है। अब शिवाजी को यहाँ लगा था कि उन्हें बुलाया जाएगा, उनको सबसे आगे का सम्मान दिया जाएगा और उन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनके पद और गरिमा को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ तो औरंगजेब ने उन्हें पीछे की लाइन में कहीं ढकेल करके खड़ा कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उसे 3 बार सलाम किया। बादशाह ने अपने अर्दली के कान में कुछ कहा और उसके बाद शिवाजी को तीसरे दर्जे के मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया गया। अब आप देखिए, मनसबदारों की एक कैटेगरी है, जैसे कि जिनके पास 1000 घोड़े हैं, 1000 की मनसबदारी है, वो उनके आगे कौन रहेगा? 2000 की मनसबदारी वाले। उनके आगे कौन रहेगा? 3000 की मनसबदारी वाले। उनके आगे 4000 की मनसबदारी वाले। उनके आगे 5000 की मनसबदारी वाले। उनके आगे 6000 की मनसबदारी वाले। उनके आगे 7000 की मनसबदारी वाले। इस प्रकार से लोग खड़े हुआ करते थे मनसबदारियों के क्रम के अनुसार। यानी जिसका पद ज्यादा बड़ा वो आगे और जिसका पद छोटा वो क्या था? वो तो खड़ा होगा पीछे। तो यहाँ पर क्या? तीसरे दर्जे के मनसबदारों, यानी कई दर्जे बटे हुए मनसबदारों के लिए उनके लेवल के हिसाब से, जैसे आज के समय में ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड की नौकरियां हैं, उस प्रकार मनसबदारों की श्रेणियां हैं। या प्रथम श्रेणी के मनसबदार, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार, तृतीय श्रेणी के मनसबदार। तो शिवाजी को ले जाकर तीसरी श्रेणी के मनसबदारों के बीच क्या कर दिया जा रहा है? खड़ा कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये शिवाजी को बहुत बुरा लग रहा है कि बताइए, मुझे तीसरी दर्जे की श्रेणी के बीच में खड़ा कर दिया गया। मैं दक्कन से आ रहा हूँ, दक्षिण से आ रहा हूँ, 4 से 5 महीने का सफर तय करके आ रहा हूँ बस बादशाह से मिलने के लिए, और यहाँ पर बादशाह ने मेरा अपमान किया और मुझे पीछे खड़ा कर दिया, जहां से बादशाह खुद दिख ही नहीं रहे हैं, जहां से मेरी आवाज बादशाह तक ना पहुंचे। तो ये बातें शिवाजी को क्या लगती है? बुरी लगती है। कर दिया, जहां से औरंगजेब दिखाई भी नहीं पड़ रहा था, ठीक। इस अपमान में शिवाजी क्रोधित हो गए और राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। कौन है राम सिंह? राम सिंह जय सिंह का लड़का है, ठीक है।
कौन किसका लगा है? जय सिंह का लड़का है। और जय सिंह ने राम सिंह को कहा है कि सही सलामत शिवाजी को लेकर के जाना है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है, सही सलामत इनको दरबार में पेश करना है और सही सलामत फिर इनको लाना भी है। तो ये सारी बातें राम सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। तो राम सिंह से वो बात करने लगते शिवाजी के, बताइए मुझे यहाँ पर क्यों खड़ा किया, मेरे आगे कौन है? तो उसे बताया जाता कि आगे जो है ये व्यक्ति फला व्यक्ति है। तो कहा अच्छा ये तो मुझसे छोटे दर्जे के व्यक्ति है, ये मुझसे आगे कैसे खड़ा हो गया? तो ये शिवाजी को ये चीजें बहुत बुरी लगती है। ठीक है, अब शिवाजी जोर जोर से राम सिंह से क्या करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं। ठीक, तो अब ये शोर शराबा यहाँ होने लगा। तो ये सुनकर औरंगजेब पूछता है राम सिंह से कि क्या हुआ है, कैसा शोर हो रहा है? तो राम सिंह बड़े कूटनीति राजनीति भरा जवाब देते हैं कि कुछ नहीं सर, कुछ नहीं बादशाह, शेर जंगल का जानवर है और उसे यहाँ की गर्मी पसंद नहीं आ रही है। तो इस ऐसे जवाब से वो जो माहौल बिगड़ रहा था वहां पर, जो शिवाजी के क्रोधित होने से माहौल बिगड़ रहा था, वो माहौल पूरा क्या हो गया, पूरा मतलब पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया और ये इस बात को हवा में ले लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस अपमान से शिवाजी क्रोधित हो गए और राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। राम सिंह ने शिवाजी को चुप कराने की कोशिश की। शिवाजी की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा, ये शोर कैसा है? इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वह यह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बीमार पड़ गया है। तो राम सिंह क्या कहते हैं कि शेर जंगल का जानवर है और वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और क्या हो रहा है, बीमार पड़ गया है। ठीक है, राम सिंह ने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए हुए इन महानुभावों को शाही दरबार के तौर तरीके नहीं पता है। इस पर औरंगजेब ने कहा कि इनको बगल के कमरे में ले जाकर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए और जब वो ठीक हो जाएं तब दरबार बिना खत्म हुए इन्हें जिन स्थान पर ये टिके हैं वहां पर पहुंचा दिया जाए। ठीक है, अब क्या हुआ कि राम सिंह से पूछा गया कि भाई राम सिंह क्या हो रहा है, क्यों आवाज हो रही है, क्यों हल्ला हो रहा है? तो राम सिंह कहते हैं कि देखिए ये दक्कन से आए हैं और पहली बार ये उत्तर में आए हैं, उत्तर के दरबार, तो उत्तर के तौर तरीके, दरबारी तौर तरीके, शाही दरबारी तौर तरीके इनको नहीं पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ खड़ा होना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, किसके पीछे खड़ा होना है, किसके बगल में खड़ा होना है, किस स्थिति में खड़ा होना है, ये कुछ पता नहीं है। दक्कन से आए हैं तो इन्हें थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए बीमार पड़ रहे हैं, ये तबीयत खराब हो रही है इनकी। तो औरंगजेब कहता है ठीक है, इनको बगल के कमरे में ले जाइए और वहाँ इत्र या गुलाब जल का छिड़काव इन पर करिए और जब ये ठीक हो जाए तो अभी दरबार खत्म हो चाहे ना खत्म हो, इनको ले जाकर के इनके रहने वाले स्थान पर इनको क्या कर दिया जाए, पहुंचा दिया जाए। और राम सिंह को आदेश हुआ था क्या कि शिवाजी को आगरा शहर के बाहर जो एक निवास स्थान है जयपुर सराय, वहां पर क्या कर दी जाए, शिवाजी के रहने की व्यवस्था कर दी जाए। तो वहां पर शिवाजी के रहने की व्यवस्था की गई जयपुर सराय में, जो आगरा शहर के बाहर था। ठीक, तो वहां पर ले जाकर के शिवाजी को राम सिंह क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। और ज्यों शिवाजी को जयपुर सराय में पहुंचाया जाता है, वो अपने निवास में जैसे ही पहुंचते हैं तैसे ही शाही टुकड़ी जा करके, यानी औरंगजेब की सेना जा करके उन्हें कहीं न कहीं चारों तरफ से घेर लेती है। और ये समझते शिवाजी को देर नहीं। अब ध्यान रखिएगा, सिर्फ शिवाजी अकेले नहीं आए हैं, शिवाजी के पुत्र भी आए हैं, शिवाजी के भाई साहब भी आए हैं और उनके साथ भी कुछ लोग आए हैं। ठीक, तो अब ये शिवाजी को समझते हुए देर नहीं लगता है कि कहीं न कहीं ये हमें कैद कर लिया गया है। ठीक, तो आज के लिए अभी सिर्फ इतना पर ही रखते हैं और आगे की कहानी, यानी कि अब शिवाजी कैसे आए ये तो आप जान लिए कि पुरंदर की संधि होती है। कब संधि होती है? तो 5 मार्च 1666 को पुरंदर की संधि होती है। कहाँ होती है? पुरंदर में होती है। ठीक है, किससे किससे होती है? तो शिवाजी से और जय सिंह के बीच होती है। ठीक, जय सिंह कौन है? तो जय सिंह औरंगजेब द्वारा भेजे गए एक सूबेदार, दक्षिण के सूबेदार हैं, या यूं कहें तो औरंगजेब के मित्र भी हैं। और वो शिवाजी को मात्र हराने के लिए आए थे और वो शिवाजी को हराने में कामयाब होते हैं। पुरंदर की संधि कर लेते हैं, कुछ शर्तें मनवा लेते हैं, 35 में से 23 किले ले लेते हैं, उनसे 40 लाख हुण लेने
की बात हो जाती है, दक्षिण अगर विजय मुगल करते हैं तो उसमें शिवाजी साथ देंगे, शिवाजी को 5000 की मनसबदारी दी जाती है, ठीक है, और मुगलिया दरबार में उनको आने की बाध्यता नहीं की जाती है। और जयसिंह शिवाजी को यह भी समझाने में सफल होते हैं कि आप जाइए, औरंगजेब से मिलिए, हो सकता है तो आपको दक्षिण का सूबेदार बना दे, हो सकता है तो आपके साथ वो बहुत बड़ी सेना दे दे ताकि आप जा करके बीजापुर पर आक्रमण करके उसे जीत सकें। ये सारी बातें जयसिंह शिवाजी को समझाने में कामयाब होते हैं और यहां पर शिवाजी एक तरह से अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं औरंगजेब की, और धीरे धीरे औरंगजेब से मिलने के लिए अपने दरबार में जब आते हैं और बात करते हैं कि ठीक है हम जा रहे हैं औरंगजेब से मिलने के लिए और दक्षिण की का चौथ वसूलने की का अधिकार हम क्या कर लेंगे, औरंगजेब से मान लेंगे। लेकिन जब राम सिंह के साथ यानी शिवाजी राम सिंह के साथ जब आगरा पहुंचते हैं तो देखते हैं जैसा उनसे रास्ते में कहा गया था, जैसा कि लोगों ने कहा था या जैसा खुद औरंगजेब ने खतों में कहा था, यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ तो मेरा सम्मान नहीं हुआ, यहाँ तो उल्टे मेरा अपमान हुआ, मुझे इतने तीसरे दर्जे के मनसबदारों में मुझे खड़ा कर दिया गया, इतना दूर कि वहाँ से बादशाह दिख तक नहीं रहा है, और यहाँ तक ये भी हो गया कि ला करके मुझे यहाँ पर बंदी बना लिया गया, अब मैं यहां से निकलूं कैसे। तो ये शिवाजी के लिए एकदम चैलेंज था कि अगर अब यहां शिवाजी विरोध करते हैं, यहां औरंगजेब की नीतियों की आलोचना करते हैं, औरंगजेब की अगर आलोचना करते हैं तो यहां शिवाजी को मारा भी जा सकता है। लेकिन शिवाजी क्या है, कूटनीति कुशल हैं, रणनीति कुशल हैं, चातुर्य है उनके पास, तो इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ना वो औरंगजेब की नीतियों की आलोचना करते हैं, ना वो औरंगजेब की आलोचना करते हैं, उल्टे वो सिपाहियों से, लोगों से औरंगजेब की बड़ाई करते हैं, औरंगजेब की तारीफ करते हैं, और ये तक कहते हैं कि इस कारागार में यानी यहाँ जहाँ मुझे नजरबंद किया गया है यहाँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, दक्षिण का जो माहौल था बड़ा बुरा था, यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है, यहाँ मुझे चैन से कम से कम सांस लेने के लिए मिल रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं है, बहुत सारे कार्य नहीं है, तो ये अलग प्रकार की कूटनीति अब चलती है। लेकिन देखिए शिवाजी कैद हैं, लेकिन औरंगजेब द्वारा उन्हें मिठाइयां भेजी जा रही हैं, उन्हें फल भेजा जा रहा है, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कूटनीति एक तरफ से औरंगजेब चल रहा है और एक तरफ से शिवाजी चल रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से शिवाजी औरंगजेब की जाल से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।